जल के महत्व देख लेते हैं और क्या क्या है। तो ये जीव द्रव्य एवं अन्य पदार्थों का आणविक संरचना को स्थिर रखता है। कोई भी जो अन्य पदार्थ होंगे जीव द्रव्य के अंतर्गत, तो उसको क्या करेगा, आणविक संरचना को स्थिर रखेगा। जल कोशिकाओं की स्फीति दशा को बनाए रखता है और कोशिका को एक निश्चित आकार प्रदान करता है। देख सकते हैं कि जल जीवों के शरीर के ताप को नियंत्रित करता है। किसके शरीर के ताप को? जीवों के शरीर के ताप को। और देखते हैं जो जीवद्रव्य के संगठन होते हैं उसको भी, कोशिकाओं को ठीक प्रकार से कार्य करने में भी क्या करते हैं, ये जल जो है मदद करते हैं। और देखते हैं जैसे मल है, मूत्र है, इसके निर्माण में भी ये भूमिका अदा करते हैं। और हार्मोन जो होता है, हार्मोन्स है, ये दूसरे स्रावी पदार्थ को क्या करते हैं, निर्माण स्थान तक, उनके कार्य स्थल तक पहुंचाने का काम भी करते हैं। यह शरीर के अंदर क्या करते हैं, उपापचय क्रियाओं से जो बने हानिकारक है या विषैले पदार्थ को तनु बनाकर प्रभाव को कम करते हैं। और बहुत सी उपापचय क्रियाओं के लिए यह आवश्यक होते हैं। फिर देखते हैं हम पौधों में, यहाँ बीजों के अंकुरन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। क्या होता है, बीज पानी की वजह से फूल जाते हैं, जिसकी वजह से अंकुरित होते हैं। यहाँ प्रकाश संश्लेषण में भी मदद करते हैं। प्रकाश संश्लेषण के समय क्लोरोप्लास्ट को इलेक्ट्रॉन देता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन को क्या किया जाता है, उत्सर्जित किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, जलीय जीवों के लिए यह निश्चित वातावरण का अनुसरण करते हैं। विभिन्न पदार्थ जैसे कि बाइकार्बोनेट है, डाई बेसिक फास्फेट है, मोनोबेसिक फास्फेट है या कार्बनिक अम्ल है, ये जल में घुले रहते हैं, जिसकी वजह से ये क्या होते हैं, उभय प्रतिरोधी का कार्य करते हैं। पौधों की जो कई सारी गतियाँ होती है, जैसे पत्रकों का खुलना है, छुई हुई की पत्तियों का मुरझाना है, स्फीति दशा है, क्रमानुकुंचन गति है, रंध्रों का खुलना है, बंद होना है, ये सब क्रियाओं का नियमन तथा नियंत्रण किसके द्वारा होता है, जल के द्वारा होता है। आगे हम देखते हैं खनिज तत्व क्या होता है। खनिज तत्व के बारे में पढ़ लेते हैं। खनिज तत्व जो होता है वो किसी जीव या उसके ऊतक को पूरी तरह जलाने 400 से 600% पर तत्व भस्म के रूप में शेष रह जाते हैं, उसी को खनिज तत्व या खनिज पदार्थ कहते हैं। और जीव या उसके जो ऊतक होते हैं जलाने के क्रम में कार्बनिक पदार्थों को अपघटित कर देता है। और इसके कुछ घटक जो है, कार्बन डाइऑक्साइड है, अमोनिया है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, सल्फेट है, के रूप में उड़ जाते हैं। लेकिन बाकी जो होता है वो क्या होते हैं, भस्मी के रूप में बच जाते हैं। वही क्या होता है, खनिज तत्व होते हैं। इसमें क्या होते हैं, जो खनिज तत्व जो होता है वो पौधे हैं या भूमि है, जल के अवशोषण से प्राप्त हो जाते हैं। वे खनिज पदार्थ जो होते हैं वो शरीर के लिए अधिक मात्रा में आवश्यकता होते हैं। दीर्घ मात्रक पोषक तत्व के अंतर्गत नाइट्रोजन, फास्फोरस ये सब पाए जाते हैं। ठीक है, लघु पोषक तत्व में जो है मैग्नीज, कोबाल्ट है, जिंक है, ये सब क्या होते हैं, सूक्ष्म पोषक तत्वों के रूप में पाए जाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं सामान्य नमक। सामान्य नमक क्या होता है, जिसको हम NaCl बोलते हैं, सॉल्ट, सिंपल सा। साधारण नमक जो होता है वो भोजन और पोषण का प्रमुख खनिज लवण होता है, जो रासायनिक संरचना की दृष्टि से यह सोडियम क्लोराइड होता है, जो कि क्या होते हैं, सोडियम तथा क्लोराइड के आयनों के रासायनिक बंध बनाने में मदद करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, NaCl। ठीक है, इसका जो होता है वो क्या होते हैं, Na+ के कोशिका के अंदर जल की मात्रा को नियंत्रित करता है। और ये क्या करते हैं, कोशिका के अंदर तथा उसके जो बाहरी वातावरण होते हैं उसकी सांद्रता प्रवणता को बनाए रखता है। यहाँ कोशिकाओं के अंदर होने वाली जो भी उपापचय क्रियाएं होती है उसको संचालन को नियंत्रित करता है। और प्लस इसके अलावा यह कोशिका के अंदर विविध आयनों का अवशोषण भी करने का काम करता है, जिससे अणुओं के निर्माण में मदद मिलता है। इस तरह से ये साधारण नमक होते हैं। गैसें देख लेते हैं, तो गैसें क्या क्या होते हैं। कोशिका के जो घटक होते हैं उसमें से 0.5% भाग जो होता है वो गैसों का बना होता है। इसमें अधिकांश गैसें जो होती हैं अकार्बनिक प्रकृति की होती है। और कोशिकीय अकार्बनिक गैसों में ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है और अमोनिया प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। ये सब कैसे होते हैं, गैसीय अवस्था में होते हैं। कोशिकाओं के कार्बनिक पदार्थ देख लेते हैं। कोशिकाओं के अकार्बनिक पदार्थ देख लेते हैं, जिसमें कोशिका का अधिकतर हिस्सा कार्बनिक पदार्थों का बना होता है। किससे बना होता है, कार्बनिक पदार्थों, जिसमें कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, अमीनो अम्ल है, प्रोटीन है,
न्यूक्लियोटाइड है या न्यूक्लिक अम्ल है, ये सब ग्रुप में पाए जाते हैं। इसके अंतर्गत कार्बोहाइड्रेट, कार्बनिक पदार्थ के अंतर्गत क्या आ जाते हैं? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो क्या है? कार्बो मतलब कोयला, कोल होता है, हाइड्रो मतलब होता है वाटर, तो वो है क्या चीज़? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं, यौगिक है, जिसमें कम से कम एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप क्या होते हैं? OH समूह जुड़ा होता है और एक कीटोन समूह और एक या एल्डिहाइड समूह भी जुड़े होते हैं। कीटोन को CO से शो किया जाता है, या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं डबल बॉन्ड O, और जो क्या होते हैं एल्डिहाइड होते हैं उसको कैसे लिखा जाता है? CHO, इस तरह से शो किए जाते हैं उसको। आगे हम देखते हैं इसका जो अनुपात होता है CHO का अनुपात 1:2:1 के रूप में होता है, और ये सरल कार्बोहाइड्रेट में कम से कम क्या होते हैं? 3 कार्बन परमाणु जरूर होते हैं। ये जल अपघटन के फलस्वरूप कीटोन है एल्डिहाइड में विघटित हो जाते हैं। जब जल का अपघटन होगा उस समय कीटोन में और एल्डिहाइड में विघटित हो जाएंगे, और कार्बोहाइड्रेट और पॉलीहाइड्राइड एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होते हैं जलीय अपघटन में भाग लेते हैं। ठीक है, कुछ इसके बारे में जान लेते हैं। जैसे ऐसे रासायनिक पदार्थ हैं जिसमें हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और सल्फर के संयोजन में कार्बन पाया जाता है, उन्हें कार्बनिक यौगिक कहते हैं। हाइड्रोजन नाइट्रोजन के जो संयोजन होता है उसमें क्या पाए जाते हैं? अगर कार्बन पाए जाते हैं तो वो कार्बनिक पदार्थ होते हैं। कार्बनिक यौगिक अनेक बहुलक के रूप में पाए जाते हैं, और बहुलक जो होता है वो सबसे छोटी इकाई होता है, मोनोमर होता है। मोनोमर में क्या होते हैं? ओलिगोमर का भी निर्माण हो जाता है, और मोनोमर में क्या होते हैं? मोनोमर, ओलिगोमर और पॉलीमर, इस तरह से ये बनता है। कार्बनिक यौगिक में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, न्यूक्लिक अम्ल पाए जाते हैं, और कार्बनिक यौगिकों को 2 श्रेणी में बांट दिया है, एलिफेटिक और एरोमेटिक। एलिफेटिक में नॉर्मल यौगिक आते हैं, और एरोमेटिक में बेंजीन के जो श्रृंखलाएं होती हैं वो सब आ जाते हैं। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं